Hello everyone. In this video we are going to discuss about human reproduction. तो ये आपके ही 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन की जो स्टेप्स है वो सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आप बने रहेंगे इस वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, कहीं दूसरी जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सबसे पहले हमारा टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमिटोजेनेसिस। इट मीन्स जो गेमिट की फॉर्मेशन होती है इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में वो कैसे होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के अंदर चलती है, एंड देन 2.5 जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसमें वो कॉन्सेप्ट बताया है कि जब दो सेल्स जब बन जाती हैं, गेमिटोजेनेसिस के बाद गेमिट्स बन जाते हैं तो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो वो जो जाइगोट बनता है उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। फिर वो जाइगोट इम्प्लांट होता है। तो इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी इट मीन्स जब एक वुमेन कंसीव करने लग जाती है, जाइगोट बनने के बाद इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जाइगोट के बाद जितने भी यहाँ पर ये डिवीजन चल रहे होते हैं, ओके, तो ये किस ओर जा रहे हैं, ये एम्ब्रियो की तरफ जा रहे हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है, और उसी डेवलपमेंट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। पार्चुरिजन एंड लैक्टेशन। बेटा यहाँ पर पार्चुरिजन का मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड लैक्टेशन इट मीन्स मिल्क फॉर्मेशन। ओके, चलो काम की बात करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, और बिना किसी दूसरे कंफ्यूजन में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ जो भी दिख रहा है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज देयर इन दिस? एज यू आर अवेयर, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ह्यूमन बींग विविपेरस होते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट बर्थ करते हैं अपने बच्चों का, यानी कोई एग लेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये डायरेक्ट बर्थ करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स का। ओके, नाउ द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा है वही इस चैप्टर में बना रहेगा, और उसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्या है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट? इट मींस गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल। तो स्पर्म जो सेल है वो मेल से बनती है, एंड ओवम जो है वो कहाँ से आती है, फीमेल्स की तरफ से। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो बेटा इस प्रोसेस का नाम क्या है, इंसेमिनेशन। जो भी वर्ड यहाँ दिख रहे हैं आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए, दिस वन इज, ये जो भी है सारी डेफिनेशन चल रही है। और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और उसी के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, जाइगोट। ओके, तो हम जो एक इतना बड़ा ह्यूमन बींग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से स्टार्ट है, जाइगोट से ही स्टार्ट हो रहा है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या हो रहा है, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ये बेटा नाम याद रख लो, अभी मैं आगे कॉन्सेप्ट में हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, लेकिन अभी जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ एक बार दिमाग में बिठा लीजिए कि जाइगोट के बाद ही ब्लास्टोसिस्ट दिखेगा, और ब्लास्टोसिस्ट जैसे आएगा वो यूटेराइन वॉल, मतलब यूटेरस की जो दीवारें होती हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है हम उस प्रोसेस का बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। अब देखो ध्यान से, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरिजन। मैंने ऐसा ही बोला था, जब डिलीवरी होती है उस प्रोसेस का नाम है पार्चुरिजन। ओके, यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर पुबर्टी। ओके, ये सब कब होंगे, आफ्टर पुबर्टी। इट मीन्स एक फिक्स एज है ना, ऐसा नहीं होता है बच्चा जन्म लेने के बाद ही डायरेक्ट रिप्रोडक्शन कर सकता है। एक मैच्योरिटी आती है, वो अराउंड अराउंड 12 ईयर का आसपास का कॉन्सेप्ट है।
10 to 12 गर्ल्स का कॉन्सेप्ट मतलब एज है जिसमें पुबर्टी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जनरेट हो जाते हैं, अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाते हैं। जनरेट तो वो तो बचपन से ही हो जाते हैं, पर मैच्योरिटी कब आती है उन सभी में कि हार्मोन कब अच्छे तरीके से रिलीज होते हैं, सारा बॉडी पोस्चर डेवलप हो जाता है। तो ये 10 टू 12 ईयर्स की एज में होता है, और मेल्स में इनको देखा गया है 11 से 13 के अराउंड। ठीक है, 1 साल का कुछ डिफरेंस रहता है। दीज आर द रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। रिमार्केबल डिफरेंस है, मतलब बहुत अलग ही लेवल पे आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे एक मेल और फीमेल के बीच में अगर देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। कितनी बड़ी बात है कि स्पर्म जो है वो फॉर्म तो हो रहा है, और वो कब तक चल रहा है, जब तक ओल्ड मैन मतलब जन्म से मतलब 12 ईयर के एज में अगर पुबर्टी आ जाती है एक मेल की, तो अराउंड वो अगर 70 ईयर तक भी जी रहा है तब भी स्पर्म प्रोडक्शन वहां पर हो रहा है। 12 से लगाकर 17 ईयर किसके अंदर, मेल के अंदर, तब भी वहां पर क्या चल रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन। लेकिन वहीं पर अगर हम ओवम की बात करें तो सीज हो जाता है, कोई भी ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा। कब, 50 ईयर की एज में। 50 साल की अगर उम्र एक फीमेल की हो जाती है तो अराउंड उसकी ओवेरी में एक भी ओवम बनने की प्रोसेस नहीं होती है। लेट अस एग्जामिन दैट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसमें हमें इंट्रोडक्शन को समझा। बेटा अगर इंट्रोडक्शन अच्छे समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो काम की बात करते हैं। यहाँ पर जो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं तो चालू तो कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से इस वाइट बोर्ड पर समझते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है वो कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। तो मैं आपको टेस्टिस बना के बताता हूँ, दिस इज द टेस्टिस। और टेस्टिस कैसी होती है, पेयर में होती है, यानी कि 2 टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस कैसी होती है, पेयर्स में। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में इसको बांध रहा हूँ। देखो ये अलग पाउच बना दिया। दिस पाउच इज नॉन एज स्क्रोटम। ओके, नाउ हाउ मेनी टेस्टिस आर देयर, 2 टेस्टिस। तो मैं यहाँ पर एक टेस्टिस लिख देता हूँ, और इस टेस्टिस को थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर आपको इस टाइप से कुछ कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे। जब आप इसके अंदर एग्जामिनेशन करोगे ना, जब इसको लॉन्गिट्यूडनल अगर आप एक सेक्शन काट करते हो और देखते हो कि क्या है ये बॉक्सेस क्या है, तो बेटा इन बॉक्सेस का जो नाम है, ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट्स, तो इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। याद कर लो बेटा, अभी यहीं कहीं याद करो, कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख रहे हैं, तो 4 ही बनाए कमल सर ने, लेकिन एक्चुअल में एक टेस्टिस में ये अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, बॉक्सेस होते हैं जिनका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को अगर हम यहाँ पे फोकस करें कि ये रहा वो टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो अब इसके अंदर क्या होता है, सो दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन वेयर यू हैव टू फोकस मोर। ओके, सो दिस इज टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। लोब्यूल के लिए एल लगा देता हूँ, और थोड़ा सा अपन इस पेन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, सो यू विल फाइंड सम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भी आपको 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके सामने क्या दिख रहा है, क्या बना रहा हूं मैं, these are the cells you have to consider, these are the cells। okay, so this cell is known as Leydig cell। आप उनकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा, where is the Leydig cell, Leydig cell is the location, where is the location of the Leydig cell, inside the testicular lobule, inside the testicular lobule। लेकिन मैंने ये जो ट्यूब्स दिख रही है आपको, इसके अंदर नहीं बनाया। ठीक है, एक्चुअल में इस ट्यूब का नाम याद करें तो कैसे याद करेंगे, इसका नाम है
seminiferous tubule. Okay, so this is the Leydig cell and this is the testicular seminiferous tubule. Okay, तो seminiferous tubule जो है बेटा यही वो एक्चुअल साइट है, ठीक है, एक्चुअल साइट है किस चीज के लिए बेटा, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। यही एक्चुअल में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कौन करता है स्पर्म प्रोडक्शन, तो आपको याद रखना है और दिमाग खोल के समझना है ध्यान से कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी दो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती है। एक ये वाली सेल, तो मैं किसी एक में भी बता दूंगा ना तो आप समझ जाना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इस टाइप की सेल्स अवेलेबल होती है, ठीक है। एक अपन थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं, एक ही कलर लेते हैं ब्लू वाला टाइप, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा चेंज मिल रहा है। Okay, so this is which is this which cell is this, Sertoli cell, ये नाम याद रखें। और दूसरा एक और नाम कौन सा था, एक सेल, एक और नाम, इस सेल का नाम है मेल जर्म सेल। मैंने अभी आपको यहाँ 3 सेल के बारे में बताया, ये तीनों सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है लेडिक सेल जो कि कहाँ है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है। दूसरी मैंने आपको कौन सी बताई, जर्म सेल, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। ओके, ये रही मेल जर्म सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। और तीसरे नंबर पे एक और कौन सी है, सर्टोली सेल। ये तीनों सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों कौन सी कंडीशन में है, डिप्लॉइड कंडीशन में। ओके, ऑल ऑफ दिस हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये याद रखना आप अच्छे तरीके से। तो अब कौन सी सेल इसमें से स्पर्म बनने की कोशिश करेगी, बताइए कौन सी सेल करेगी। चलो देखो, मैं जो बता रहा हूँ बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे बिना अभी बुक पढ़े, ठीक है ना। अगर यहीं याद कर लोगे तो बुक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सपोज करो दिस इज द ह्यूमन बीइंग, जो कि कौन सा कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है। इस मेल कैरेक्टर के पास जो अपना ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है, जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअल में इस पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उनमें से 2 हार्मोन ऐसे हैं जिनका नाम है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, क्या होता है, रिलीज होते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन तो 2 होते हैं, पर कमल सर आपने तो एक ही नाम लिखा, तो मैं बता देता हूँ गोनाडोट्रोपिन की 2 वैरायटी है, एक है LH और एक का नाम है FSH। ये 2 हार्मोन है, ये फर्स्ट हार्मोन, ये सेकेंड हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को मिला के हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर, फोकस करना बेटा, बहुत पिक पॉइंट पे आ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। ये जो LH है ना, ये पता है किसको टारगेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, ये करता है लेडिक सेल को। क्या आपने लेडिक सेल पहले कहीं सुना है, यस, लेडिक सेल हमने देखा था कहाँ पर, देखिए दिस इज द लेडिक सेल। तो यहाँ पर ह्यूमन की जो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसमें से नाम है LH, वो LH किसको टारगेट करता है, इस लेडिक सेल को। और इस लेडिक सेल को क्या बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, स्टिमुलेट करके क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि लेडिक सेल एक हार्मोन रिलीज करे जिसका नाम है टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। बेटा ये एक टाइप का एंड्रोजेनिक हार्मोन है, एंड्रोजेनिक हार्मोन है। इसकी डिटेल अगर आप 11th क्लास में यहाँ पर लास्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, आप बस याद रख लीजिए कि हार्मोन रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, ये टेस्ट लेडिक सेल। और यही टेस्टोस्टेरोन हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी हैंडल करता है, सेकेंडरी, आप इसको पूरा याद लिख लीजिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। जो मेल की वॉइस जो होती है, कि मेल की वॉइस हमें पता चल जाता है बिना देखे कि कोई मेल पर्सन है, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन का ही कमाल है। बॉडी का जो ग्रोथ होता है, टेस्टोस्टेरोन, बोन डेंसिटी, बहुत सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन हैंडल करता है। और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन
जो पुबर्टी की टाइम आ जाता है अराउंड 12 ऑफ ईयर इन बॉय, तो वहां पर ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होके स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है। क्योंकि अब आप देखिए टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो अब इसका भी तो कोई पर्पस होगा, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है, तो उस पर्पस को समझो ध्यान से। ओके, तो मैंने यहाँ से आपको समझाया कि टेस्टोस्टेरोन कैसे रिलीज हुआ। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि टेस्टोस्टेरोन टारगेट करता है। अब ये किसको टारगेट करता है, ये टारगेट करता है मेल जर्म सेल को। कौन से सेल को, मेल जर्म सेल को। और मेल जर्म सेल कौन सी स्टेट में है, डिप्लॉइड स्टेट में। तो ये टारगेट करके करना क्या चाहता है, वो कहता है कि मेल जर्म सेल को क्या करना चाहिए, मियोसिस करना चाहिए। तो बेटा मियोसिस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो 11th क्लास में, और इस बार हम 12th में है। इसका मतलब इतना मैं सोचता हूँ कि मियोसिस आपके बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इस वाले बॉक्स में। व्हाट इज मियोसिस, अगर कोई डिप्लॉइड सेल मियोसिस करेगा तो वो 2 बार डिवीजन करेगा, और 2 बार डिवीजन करने पर कितने सेल आएगी, 4। और ये जो चारों की चारों सेल्स होंगी ये हैप्लॉइड कंडीशन में होगी। कौन सी कंडीशन में होगी, हैप्लॉइड, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रख दिया है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो देखिए कि मेल जर्म सेल अगर मियोसिस करेगी तो पहला ये वाली मान लेते हैं मेल जर्म सेल है, ये डिवाइड करेगी, 2 सेल बनेगी, फिर डिवाइड करेगी तो कितनी सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी। और ये जो चारों की चारों सेल है ये कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड कंडीशन। यही तो हम चाहते हैं कि मियोसिस हो और कंडीशन जो हो हर एक सेल की वो हैप्लॉइड हो, ठीक है। अगर यहाँ पर एग सेल है, दिस इज एग सेल, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पर स्पर्म सेल है, दिस इज अगेन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जब 2 हाफ हाफ सेल मिलेगी तभी तो फुल सेल यानी कि जाइगोट डिप्लॉइड सेल बनेगा, और फिर तभी तो एक ह्यूमन बीइंग प्रॉपर सॉरी प्रॉपर डिप्लॉइड सेल के अंदर काउंट किया जाएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि मेल जर्म सेल क्या करे, मियोसिस, और इस तरीके से ये जो आपको 4 लोग दिख रहे हैं जो हैप्लॉइड है, ये आगे जाके क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं यानी कितने स्पर्म मिलेंगे, 4 स्पर्म मिलेंगे। ये सब स्पर्म ही बन रहे हैं चारों के चारों। अब अगर तो आपने ध्यान दिया हो कि कंवल सर ने जो डायग्राम बताया, इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा कलर कौन सा लिया जाए, ब्लैक कलर ले लेते हैं। यहाँ पर लेडिक सेल बताया, सेमिनिफेस्ट, और एक और इधर देखते हैं कहाँ बताया, यहाँ पर बताया लेडिक सेल, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। तो लेडिक सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना, जिससे कि वो जर्म सेल को मैसेज दे सके कि वो मियोसिस करे और स्पर्म बनाए। व्हाट इज द यूज ऑफ सर्टोली सेल, तो बता देते हैं उसका भी, है ना। जर्म सेल जब भी डिवाइड करती है, मियोसिस का डिवीजन करती है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब भी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, किसी फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, या किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो सर्टोली सेल ही उसको अवेलेबल करवाएगी। यानी ये नरिशमेंट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो कहीं कहीं पे अगर आपको कंफ्यूज करना है किसी को, तो सर्टोली सेल की जगह वो नरिशमेंट सेल भी उसका नाम ले सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट है। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो अब हमारा टाइम आ जाता है उस टॉपिक को पढ़ने का जो अभी तक हमसे थोड़ा सा दूर था, यानी कि हमारी एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम पढ़ रहे हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने डिजाइन कुछ नहीं बनाई, डायरेक्ट टेस्टिस को एक्सप्लेन किया है। फोकस करना बेटा, सब कुछ समझ में आएगा, लास्ट एंडिंग पे है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। तो ये लोकेशन जो है इसकी कौन सी है, पेल्विक रीजन है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर मतलब 2। यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट होता है, एक्सेसरी डक्ट मतलब होता है ट्यूब्स, इसमें ट्यूब्स इन्वॉल्व है। वो कौन सी ट्यूब्स है वो भी बताई जाएगी, इसमें ग्लैंड्स आते हैं वो भी बताई जाएंगी, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, यानी कि इन सभी स्पर्म्स को बाहर करने के लिए हमारे पास किस टाइप के ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, किस टाइप की फॉर्मेशंस अवेलेबल है। ओके, नाउ आपको मैंने स्क्रोटम के बारे में भी बताया, पता है आपको। देखो ये मैंने बताया था स्क्रोटम, दिस इज द स्क्रोटम, जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसका क्या काम है और कहाँ है, तो देखो इस बुक की जो डिटेल है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नीट एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सीबीएसई भी अब अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बना रहा है, तो आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी समझ में आना चाहिए, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द टेस्टिस आर
situated outside the abdominal cavity within a pouch-like structure which is called scrotum. Pouch bag like structure है, abdominal cavity से बाहर है. The scrotum help in maintaining the low temperature of the testes 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower the normal internal body temperature. देखो बेटा, अगर 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल कंडीशन है किस चीज की, बॉडी की टेम्परेचर की, तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए. उसको चाहिए कितना, इस 37 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 35 डिग्री सेल्सियस. तो ये टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है. तभी स्पर्म को बनने वाले जो एंजाइम्स है, जो उसका एटमॉस्फेयर है वो बिल्ड कर सकता है. इस वजह से ही स्क्रोटम एक बाहर की तरफ सिचुएटेड है जहाँ पे टेस्टिस को रखा गया है, जो बॉडी से थोड़ा सा दूर होने की वजह से क्या कर सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम उसको करके मेंटेन रख सकता है. ओके, और आप देखो यहाँ क्या लिख दिया है, ये बुक में बहुत कुछ सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए. क्या लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस. जेनेसिस कभी भी आपको कहीं दिख जाए तो आप समझना इसका मतलब होता है फॉर्मेशन. किस चीज की फॉर्मेशन, तो स्पर्म फॉर्मेशन. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशन. इन एडल्ट जो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या होता है पुबर्टी के बाद, टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ओवल, ठीक है, विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर. इसके नोट्स बना लेना डायरेक्ट लर्न करने के लिए. टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग. Each testis has about 250 compartments which are called testicular lobule. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. अब अगर इस डायग्राम में भी आप देखो तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट. तो आप ध्यान से देखो, पहले मैं इसके कंपार्टमेंट बना देता हूँ. देखो ये कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा. तो देखो कितने सारे कंपार्टमेंट, और इन कंपार्टमेंट्स में आपको ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए. अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या रिलीज होगा, जो कि इसके अंदर मेल जर्म सेल है, तो वो मियोसिस की प्रोसेस करके स्पर्म बनाएगी, और स्पर्म यहाँ से रिलीज होंगे. देखो ये ऐसे रिलीज होंगे. तो ये सारे के सारे एक नेटवर्क बनाएंगे. क्या बनाएंगे, नेटवर्क. तो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डायग्राम में नेटवर्क बनाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या हो गया है ये, इसको हटाना पड़ेगा अपने को, हमें कंफ्यूज करने के लिए आ गए हैं ये. देखो यहाँ पे ये नेटवर्क दिख रहा है आपको, देखो इस टाइप से नेटवर्क बन गया ये. देखो इनके सबके नाम बता रहा हूँ मैं, ध्यान सुन लेना. टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये कंपार्टमेंट के जैसे ही हम बाहर जाते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये नेटवर्क दिख रहा है. इस नेटवर्क का नाम है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस. और ये रेटे टेस्टिस आगे जाके देखो एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन बना रहा है, ये ट्यूब लाइक देखो दिख रहा है. हम इसको बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया. क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया. फिर ये आपको इतना बड़ा जो ट्यूब दिख रहा है, ये वाला, ये जो सेक दिख रहा है बेटा, ये स्टोर करने के लिए काम आता है. जो भी स्पर्म वहां जा रहा है, इस जगह लोकेशन पहुंच रहा है, वो स्पर्म यहाँ स्टोर होता है. इसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस. क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस. अभी आगे सारे नाम आएंगे. इसका नाम है, आगे की जो ट्यूब है वास डिफरेंस नाम है. तो देखो अपन करते हैं इसकी तैयारी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है. चलो थोड़ा सा अपन वापस उस पुराने टॉपिक पे आते हैं जो हमने पढ़ा था, कि ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है. इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. ओके, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ द सेल. मैंने आपको बताया था 3 टाइप ऑफ सेल्स बताया था. तो लेडिक सेल बाहर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर है, लेकिन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है. लेकिन अगर हम स्पेशली सर्टोली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो वहां पर सर्टोली सेल भी है, और वहां पर मेल जर्म सेल भी है. तो देखो ये लिखा मेल जर्म सेल, जिसका एक और नाम है स्पर्मेटोगोनिया. इसको याद रखना, यहीं से कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है. नाम ये ना लेते हुए फिर बुक ये वाला नाम लेके भी यूज करती है इन्फॉर्मेशन. नाउ सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल, आगे क्या है लिखा, यहाँ से पढ़ रहे हैं. मेल जर्म सेल अंडरगो मियोसिस. कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन. फाइनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, while Sertoli cell provide nutrition.
टू द जर्म सेल। तो जो जर्म सेल, मेल जर्म सेल म्यूटेट डिवीजन कर रही है उसको ये खाना देगी। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो रीजन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो आप देखो ध्यान से, ये वाला डायग्राम अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा पुराना डिजाइन बताता हूँ। आपने इस टाइप की ट्यूब्यूल देखी है, सपोज करो कि ये कौन सी ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस है, सेमिनिफेरस, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम यहाँ से ऐसे कट कर दें तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करें तो कुछ इस टाइप का डिजाइन है। ये रहा वो जूम वाला एरिया, थोड़ा सा कलर चेंज, हाईलाइट, हाईलाइट येलो ले लेते हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, तो इमेजिन करो कि ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है वो सर्कल ये यहाँ है। तो इसकी जो लेयर्स है, आप देखो बेटा, इस लेयर के जस्ट बाहर की तरफ ये आपको क्या दिख रहे हैं, लेडिक सेल दिख रहे हैं, ठीक है। देखो आप ध्यान से, यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये सारी की सारी आप ये समझ लो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर वाले स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस स्पेस के अंदर जो सेल है उसका नाम है लेडिक सेल, ठीक है। और यहाँ पर जो सेल्स अवेलेबल है इसमें, ये जैसे ये वाली सेल, ये सेल्स कौन सी सेल है, तो आप इसमें से एक किसी एक को बोल दो, मान लेते ये है, ये कौन सी है, ये सर्टोली सेल है। तो इसमें से किसी, जैसे इसमें ना कोई शेप अभी फिक्स नहीं है कि कौन सी सेल, तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये वाली जो सेल है ये मेल जेम सेल। तो अब क्या होगा, मेल जर्म सेल कौन सा डिवीजन करेगी, यहाँ पे म्यूसिस का डिवीजन करेगी, सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन देगी, तो सारी सेल्स यहीं पे अवेलेबल है। अब ये म्यूसिस डिवीजन करते 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 सेंटर में आ जाएगी, और सेंटर में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस टाइप की बॉडी आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्पर्म। और ये स्पर्म उस ट्यूब में आ गया है, इस वाली ट्यूब में, जो यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ से आगे कनेक्टेड होगा, ठीक है। चलो अब इधर फोकस करते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस और कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो इसमें ब्लड वेसल तो ऑलरेडी ऑब्वियसली सप्लाई होना ही चाहिए, तभी तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पाएगा। और यहाँ पर जो सेल्स हैं उन नाम क्या दे देंगे, उनका उनका नाम रखेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। और एक और नाम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेडिक सेल, इज टू सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन, जिसका नाम हम रखते हैं टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। ओके, सो अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स ही अवेलेबल है, यहाँ कुछ हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करने वाली सेल्स भी अवेलेबल है। तो वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आप इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। क्या आप इसमें से रेटेड एस्टिस का नाम सुना है, वास डिफरेंशिया नाम सुना है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस नाम सुना है, नहीं सुना है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एक फोकस करो ध्यान से इस वाले लोकेशन पे, दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर आपको को क्या पढ़ाया था कि कंपार्टमेंट्स होते हैं, कलर थोड़ा बदल देते हैं। इन कंपार्टमेंट्स में आपने कुछ देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे आके क्या करती है, एक नेटवर्क बनाती है, मान लेते हैं ये रहा नेटवर्क, ठीक है। इस नेटवर्क का नाम हमने रखेंगे रेटे टेस्टिस, ठीक है। रेटेड टेस्टिस के बाद आपको यहाँ पर ये रेटेड टेस्टिस एक पर्टिकुलर ट्यूब बनाती हुई दिखेंगी, और वो ट्यूब आगे जाके एक बड़े से कंपार्टमेंट में जाएगी, बड़े से ब्लॉक में जाएगी, या बड़ी से बड़ी वेसल में जाएगी। तो ये वाला जो एरिया है इसका बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। और ये बड़ा वाला एरिया जहाँ पे स्पर्म कलेक्टेड होते हैं, यहाँ पे स्पर्म कलेक्ट होते हैं, इसका नाम है इपीडीडाइमिस, इपीडीडाइमिस। मेरे साथ बोलोगे तो बेटा याद हो जाएगा। ओके, तो ये रहा इपीडीडाइमिस। तो आप देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है कि फर्स्ट कौन सा है, रेटेड एस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपीडीडाइमिस। अब ये क्या लिखा हुआ, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस किसको बोलते हैं, जब ये इपीडीडाइमिस आगे एक ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। तो मान लेते ये रही वो ट्यूब, तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा, वास डिफरेंस। ये रही वास डिफरेंस। तो ये स्पर्म को ऐसे कलेक्ट कर लेती है, और ये ट्यूब आगे जाके ध्यान सुनना है। अब यहाँ तक तो मैंने समझा दिया, अब यहाँ से नई इन्फॉर्मेशन चालू। यहाँ पे आते हैं 3 ग्लैंड, कितने ग्लैंड, 3 ग्लैंड।
एक सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट और एक कौन सा ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल। तो प्रोस्टेट यहाँ पर एक सिंगल होता है, जो आपका एक जो है सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड है वो कितने हैं, 2 है, और बल्बो यूरेथ्रल भी यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो ये याद रखना कि इनके ये दोनों पेयर्स में होते हैं और ये सिंगल होता है, और इस इन ग्लैंड से कुछ सिक्रीट होता है और वो सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे ये स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स इन सभी सिक्रेशंस के साथ मिक्स होके बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, अब ये जब बाहर आते हैं तो ये बाहर वाला जो एक्सटर्नल जेनाइटलिया हम आगे पढ़ेंगे अभी, वो एक्सटर्नल जेनाइटलिया किस नाम से जाना जाता है कि ये यूरेथ्रा है। ठीक है, तो यहाँ से सारा का सारा जो स्पर्म है जो आगे इस सारे फ्लूइड के साथ मिल जाता है, जो किसने रिलीज किया है, इन तीनों ग्लैंड्स ने मिक्स होने के बाद एक नए नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सीमन। यानी सीमन में आपको क्या दिखेगा, स्पर्म दिखेगा प्लस जो भी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, ग्लैंड्स सिक्रीशन, वो इसको हेल्प करता है। क्या हेल्प कर रहा है सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, सब बताएंगे आराम से। ओके, तो जब ये रिलीज हो जाता है तब इसी प्रोसेस का नाम है इंसेमिनेशन। ओके, यहां तक क्लियर। चलो अभी आप अपनी बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या देखा, द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंशिया। ठीक है, वास डिफरेंशिया कहाँ आ जाता है, रेटिटेस्टिस में। वास डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस, वो एपिडिडाइमिस में जाता है। एंड लोकेटेड एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ये जो एपिडिडाइमिस होता है ये पोस्टीरियर तरफ होता है। एपिडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंस एंड स्कैन्स द एब्डोमिनल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बोल दी इसने। ठीक है, अपन पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं, अभी खत्म करते हैं इसको। जैसे ही ये तीनों ग्लैंड्स है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर इजेक्यूलेटरी डक्ट आ गई है और यहाँ से यूरेथ्रा है। यहीं पर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है इस जगह। तो देखो ये सेम पाइप है, मतलब होता नहीं है कि एक हाईवे, दो छोटी छोटी रोड्स एक हाईवे में मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो सीमन है वो भी यहीं से रिलीज हो रहा है, यूरेथ्रा भी यहीं से रिलीज हो रहा है। और ये कौन सा है, ये क्या चीज है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपस में कनेक्ट हो गए और सारा यूरिन यहाँ से कलेक्ट होकर बाहर आ सकता है, यहीं से सीमन बाहर आता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट हम बाद में कभी पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ परफॉर्म होते हैं, कि यार एक ही पाइप का यूज किया जा सकता है, तो हम पढ़ेंगे इसको बाद में। अभी हमारा कंसर्न ये नहीं है। इट रिलीज अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, ओपन इनटू द यूरेथ्रा एंड इजेक्यूलेटरी डक्ट। अब इजेक्यूलेटरी डक्ट किसको बोलते हैं, जब कोई चीज बाहर रिलीज होती है, इजेक्यूलेट होती है, बाहर रिलीज होती है, तो हम इसी डक्ट का नाम इजेक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजेक्यूलेटरी डक्ट, डक्ट मतलब ट्यूब। दिस डक्ट स्टोर and transport the sperm from the testis to the outside the urethra. तो अब क्या होगा, यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से रिलीज बन रहा है, मतलब ओरिजिनेट हो रहा है। एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, और वो यूरेथ्रा बाहर पेनिस के साथ बाहर जाता है, एंड देन हम उसी को क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है किसकी, पेनिस की एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। तो अब उस डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा वो डायग्राम जिसको मुझे आपको समझाना था। ठीक है, अभी जो भी समझा है अगर आपने दिमाग में याद रखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब इस तरफ लेफ्ट वाली देख लेते हैं कि ये वाला जो है ये क्या है, कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स में आपको सेमिनिफेस ट्यूब्यूल दिख रही है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ रेटिटेस्टिस, दिस इज वासा डिफरेंशिया, दिस इज एपिडिडाइमिस, दिस इज वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस आगे जाके किस में जा रहा है, देखो बेटा ये क्या दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल, ये है पेयर में, देखो एक इधर एक इधर। फिर कौन दिख रहा है, यहाँ पे इजेक्यूलेटेड डक्ट, मतलब जो इजेक्यूलेशन होता है, मतलब इन सबका रिलीज होता है। ठीक है, और फिर ये क्या दिख रहा है, प्रोस्टेट, तेरा प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल ही है, डबल नहीं है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिख रहे हैं छोटे छोटे से दो। इनका क्या काम है तीनों का, अच्छी तरह मेरे पास पूरी डिटेल में लेके आया हूँ आपके लिए, टेंशन नहीं लेने का। जब ये रिलीज होते हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं, देखो इस वाले ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा जैसे ही बाहर जाता है तो यहाँ पर पेनिस की फॉर्मेशन होती है, और पेनिस के थ्रू जो स्पर्म होता है सीमन के अंदर, सीमन पूरा रिलीज हो जाता है बाहर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या डिटेल है हमारे पास। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस पर कभी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसके बाद हम पता है कौन से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, सबसे लास्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो तीनों ग्लैंड है ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में।
चलो उससे पहले 3 से 4 लाइन खत्म करते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. It is made up of special tissue that help in erection of the penis to facilitate insemination. यानी कि इरेक्शन यहाँ पे ये समझ लो कि एक टाइप का एक्साइटमेंट स्टेट होती है, एक्साइटमेंट स्टेट होती है जिसमें पेनिस क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है इंसेमिनेशन करने के लिए, स्पर्म को बॉडी से बाहर करने के लिए। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, जो एंड पेनिस होता है बिल्कुल लास्ट, एंड लार्ज मतलब आपको क्या बताया जा रहा है कि दिस इज द पेनिस। तो ये जो आउट बाहर का बिल्कुल बाहर होता है, यहाँ पे ये ओपनिंग है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, जो अभी बताया मैंने। और तो इस इनलार्ज एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लेंस पेनिस। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप नॉर्मली समझिए इसको। एंड कवर बाय अ लूजली फॉइल्ड स्किन विच इज नोन एज फोर स्किन। तो ये जो ऊपर की स्किन है, इस स्किन का नाम है फोर स्किन। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। टफ बनाना चाहोगे तो टफ है, सिंपल बनाना चाहोगे तो सिंपल है। सो ओके, तो फाइनली वी हैव डन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ग्लैंड्स बाकी हैं जिसको हमें पढ़ना है। आपकी बुक में कुछ इस टाइप की 5 लाइनें हैं जिसमें बताया है कि मेल एसेसरी ग्लैंड जो है वो क्या इंक्लूड करता है। वो बताता है कि जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल है, इनसे कुछ सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर होती है, कैल्शियम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। द सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल, और बल्बो यूरेथ्रल के बारे में क्या बताया, ये क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। पेनिस से जब सीमन रिलीज होता है तो उसको लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। लुब्रिकेंट क्या होता है, एक इजी मूवमेंट करवाता है, इजी मूवमेंट करवाता है। किसका मूवमेंट करवाता है, सीमन का इजी मूवमेंट करवाने के लिए ये वहां पर लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। बल्बो यूरेथ्रल जो भी ये चीज रिलीज करता है वो एज ए लुब्रिकेंट हेल्प करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सेपरेटली कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर एक नोट्स बनाया। सेमिनल वेसिकल, दिस ग्लैंड कंट्रीब्यूट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सीमन। सीमन का मोस्टली 60 to 70% जो भी हिस्सा होता है वो सेमिनल वेसिकल की वजह से होता है, जिसमें शुगर, फ्रक्टोज और कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए इस शुगर की जरूरत पड़ती है, किसको, स्पर्म की। और यहाँ पे और भी लिखा हुआ है प्रोस्टेग्लैंडिन। अब इसका क्या मतलब है, विच में एड टू द स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख लो ये कितना परसेंट है, 20 से 30% सीमन। बल्बो यूरेथ्रल बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। क्या रिलीज करता है, सिट्रिक एसिड, अदर सब्सटेंसेस दैट कंट्रीब्यूट द स्पर्म मोटिलिटी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटिलिटी बनी रहे, ठीक है, और स्पर्म की हेल्थ पे काम करता है। और हमारे पास अब लास्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, also known as कॉपर ग्लैंड, इसका दूसरा नाम याद रख लीजिएगा। दिस सिक्रेट अ क्लियर विस्कोस फ्लूइड। क्या करता है विस्कोस फ्लूइड, लुब्रिकेंट करता है। लुब्रिकेंट मतलब होता है कि वो अच्छी तरीके से उसके अंदर क्या करता है, एक पाथवे जो होता है उसके अंदर से अगर कोई चीज ऐसे पास हो रही है तो वो इजी मूव कर जाए, यानी यहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो, उस वजह से लुब्रिकेशन यूज किया जाता है। और ये इजेक्यूलेशन में हेल्प करता है। दिस प्री इजेक्यूलेटरी फ्लूइड हेल्प टू क्लियर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को क्लियर करने के लिए इस वाले फ्रिक्शन की जरूरत, नॉन फ्रिक्शन फ्लूइड की जरूरत पड़ती है, of many urine and other debris, creating a more favorable environment for the sperm. So this is how we have done all the things. Now we have some MCQs which is related to this particular topic which we have discussed. Okay, so focus on this. बेटा ये अगर आप एमसीक्यू कर लेते हो अगर, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो, ठीक है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आए हुए एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। तो अगर आपने ये एमसीक्यू कर लिया इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से आपके पास पहुंच गई है। तो इसमें से मैं रैंडमली कोई 5 इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, बाकी एमसीक्यू आप करिएगा। टेम्परेचर इन द स्क्रोटम नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी, कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो बॉडी टेम्परेचर। ये तो होगा ही नहीं, अबव बॉडी टेम्परेचर 8 डिग्री का कोई लेना देना नहीं था। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। अब भी जस्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में बात करिए। यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं फोर्थ वाले की। कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस डक्ट सेमिनल वेसिकल इज। जो कॉमन डक्ट होता है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस से डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, उसको क्या बोलेंगे। तो देखो वास्ट डिफरेंस से जो आने वाली ट्यूब है जो जहाँ कहाँ जाती है, सेमिनल वेसिकल की तरफ जाती है,
न वो यूरेथ्रा है, न इस टाइप की कोई हमने वर्ड पढ़ा है, न स्पर्मेटिक डक्ट पढ़ा है, हमने तो एजेक्यूलेटेड डक्ट पढ़ा है। एजेक्यूलेटेड डक्ट करेक्ट है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन कौन सा है? एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से एसेसरी ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो तीन नाम बताओ मुझे आप। प्रोस्टेट, कॉपर ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। देखो कॉपर ग्लैंड के साथ कंफ्यूज किया है, ये वही है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीन हो गए, बाकी तो हमने ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये वाला कौन सा है ये तो पता ही नहीं, और ये दो नहीं, ये तीन होते हैं, और ये वहाँ पे भी ये पता नहीं क्या दे दिया है। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। तो चार तो हमने बता दिए हैं, पांच आप कर लीजिएगा, ठीक है, छोटा सा टेस्ट की वजह से। ओके, चलो आज हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। 40 मिनट लगे इस टॉपिक को पढ़ने में, लेकिन इसमें मैंने डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई है और एनसीईआरटी की भी रीडिंग करी है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको समझ में आया है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे की डिटेल बताऊंगा, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय।